नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो वंदे भारत में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए हम राज्यों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें करते हैं आपके साथ साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का। वंदे भारत में बात होगी सबसे पहले हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की, कि कहाँ कैसे जो धार भोजशाला है उसको लेकर जो ऐतिहासिक फैसला है अब वो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। इस पर करेंगे विस्तार के साथ बातचीत। इसके बाद बात होगी कि कैसे आख की जो खेती है वो अब जब हम रोजगार के मोर्चों की बात करते हैं कैसे वहां पर क्रांति लेकर आ रही है आख की खेती। उसके बाद बात होगी बिहार की। बिहार में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जिसका आयोजन किया गया, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फोकस स्मार्ट गवर्नेंस और स्टार्टअप्स पर है और कैसे ये युवाओं को उद्यमिता की ओर लेकर जा रहा है। और फिर आखिर में बात होगी भारत नॉर्वे की साझेदारी को लेकर कि कैसे ये दोनों देश भविष्य की तैयारी के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने के लिए एक साथ तैयार है। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़ी हुई, जिसे लेकर अब विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया। हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला को मां वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर मानने के बाद अब हिंदू समाज द्वारा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां सरस्वती की जो मूल प्रतिमा है उसे भारत वापस लाने की मांग तेज हो गई है। हिंदू संगठन और जन प्रतिनिधि लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीं भोजशाला परिसर के बाहर स्थित जो कमाल मौलाना की मजार है उसकी जगह को मुक्त करने की मांग भी उठने लगी। धार की भोजशाला से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट देखिए। धार की भोजशाला एक बार फिर देश की राजनीति और धार्मिक विमर्श के केंद्र में आ गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों में उत्साह जरूर है, लेकिन अब मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को वापस लाने की मांग जोर पकड़ रही है। बताया जाता है कि करीब 4 फीट ऊंची और लगभग 250 किलो वजनी यह प्रतिमा 1875 में अंग्रेज अधिकारी मेजर किनखेत द्वारा भारत से ले जाई गई थी। फिलहाल वाग्देवी की मूल प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। केंद्रीय मंत्री और धार महू सांसद सावित्री ठाकुर ने भी केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर प्रतिमा को भारत वापस लाने की मांग की है। सावित्री ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जून के महीने में भोजशाला का निरीक्षण कर सकते हैं। 2014 से लगातार इस चीज के लिए माँ वाग्देवी की मूर्ति के लिए प्रयासरत हूँ और हमारी समिति के लोग भी, भोजशाला उत्सव समिति के लोग भी सभी मेरे साथ गए थे, क्योंकि कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फैसला दिया है और हमको उसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सभी जनताओं का भावना से जुड़ा हुआ मामला है। भोजशाला को लेकर विवाद केवल प्रतिमा तक सीमित नहीं है। अब हिंदू संगठन भोजशाला परिसर के बाहर स्थित कमाल मौलाना की मजार को लेकर भी आवाज उठा रहे हैं। संगठनों का कहना है कि पूरे परिसर को मंदिर स्वरूप में विकसित किया जाए और ऐतिहासिक स्वरूप बहाल किया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसे कमाल मौला मस्जिद परिसर बताता रहा है और मामले को लेकर कानूनी लड़ाई भी जारी है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अभी हमने यहाँ पर माँ की प्रतिकृति स्थापित की है जिसका पूजन चल रहा है। अभी तो लंदन से प्रतिमा आएगी तब इसका गौरव की पुनर्स्थापना का पहले ही सीढ़ी बनेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहला पूर्ण विजय नहीं हुई है। अभी तो हमने कई बिल्डिंग का टाइटल बदलाया है, जो मस्जिद कहलाती थी वो मंदिर बनी है। अभी तो राजा भोज के काल में जो भोजशाला का स्वरूप था उसे पुनः स्थापित करना है। राजा भोज की ज्ञान और संस्कृति की इस धरोहर को लेकर अब ये नई बहस और तेज होती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने धार स्थित भोजशाला परिसर में भव्य सरस्वती लोक बनाने और राजा भोज संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। तो भोजशाला को बनाया जाएगा सरस्वती लोक, लेकिन हम जानते हैं और आइए आपको भी बताते हैं कि ये जो ऐतिहासिक भोजशाला है इसके साक्ष्य 11वीं सदी से इतिहास का हिस्सा रहे हैं। भोजशाला में जो शिलालेख हैं वो आकर्षण का केंद्र है और अब मूल मंदिर के रूप में भोजशाला को विकसित करने की मांग की जा रही है और वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जो रखी हुई मूल प्रतिमा है उसकी वापसी की कवायद भी तेज हो गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, जिस भोजशाला की हम बात कर रहे हैं उसे किस तरह से जो ये निर्णय आया है, एक निर्णायक मोड़ पर इस फैसले को देखा गया, लेकिन अभी भी जो लड़ाई है वो लंबी है। देखिए आंचल, इन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी इस भोजशाला का संघर्ष करते करते इसको मंदिर घोषित करवाने के लिए, क्योंकि ये मंदिर रहा है
हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे वो भोजशाला मुक्ति यज्ञ के लोग हों, चाहे वो भोजशाला समन्वय समिति के लोग हों, इन तमाम लोगों ने अपनी पूरा जीवन खपाया है। और अब जब एक फैसला आया है तो उनके लिए एक बड़ी राहत तो ये हो गया कि टाइटल इसका बदल गया है, लेकिन अभी कुछ और लड़ाइयां उनकी बाकी है। वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो मूर्ति थी वो 1880 के आसपास यहाँ से लंदन चली गई थी गुलामी के दौर में ही, और वो लंदन के म्यूजियम में बहुत सुरक्षित रखी हुई है। और उस मूर्ति के शिलालेख पर लिखा हुआ है, वो ये बाग देवी की मूर्ति है और ज्ञान और सरस्वती जो है उसकी देवी है, ये पूरा मेंशन है। अब वो यही चाहते हैं कि ये मूर्ति वापस आ जाए, और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी भारत की सरकार के प्रयासों से मूर्तियां वापस आई हैं। तमाम हमारे जो पुरातात्विक चीजें रही हैं वो भारत आई हैं वापस, और इसी प्रधानमंत्री की जो ये अप्रोच रही है नरेंद्र मोदी जी की, उसी अप्रोच के भरोसे पर मध्य प्रदेश के धार के जो लोग हैं, हिंदू संगठन के जो लोग हैं, वो इस मूर्ति को वापस लाने की बात कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री से गजेंद्र शेखावत से मिली भी हैं सावित्री ठाकुर, और उन्होंने कहा है कि वो जून के पहले हफ्ते में ही ये जो है धार का दौरा करेंगे या भोजशाला का दौरा करेंगे और वहां चीजों को देखेंगे। और अब आने वाले समय में भोजशाला का स्वरूप किस तरीके से और बृहद किया जाए, जो पहले भोजशाला राजा भोज के समय पर हुआ करती थी, वैसी भोजशाला अब कैसे बनाई जाए, क्योंकि देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों के बिना ये संभव नहीं होगा। लिहाजा सरकारें यही कह रही है कि जो संभव हो सकेगा इसके पुराने स्वरूप को वापस लाने में वो सब सरकार करेगी। सरस्वती लोक बनाने की बात तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की ही गई है, लेकिन केंद्र सरकार भी, चूंकि जब मंत्री यहाँ आएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो भोजशाला का स्वरूप था या जो मांगे हैं यहाँ के लोगों की, जो भावनाएं हैं, वो भावनाओं को भी पूरा होते हुए हम देख पाए। बिल्कुल। और सरस्वती लोक बनाने की जो एक कवायद है आदित्य, इसे पूरा करने के लिए किस तरह से जो राज्य सरकार है वो मिशन मोड में अब काम करेगी? देखिए, हमने देखा है मध्य प्रदेश का महाकाल लोक तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब महाकाल लोक बना तो जहां पहले 50,000 श्रद्धालु दिन भर में महाकाल दर्शन करने के लिए आते थे, वो संख्या 5 लाख 6 लाख तक पहुंच गई, और उससे पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो उज्जैन शहर की वो एक तरीके से बदल चुकी है। इस तरीके के लोग अगर बागदेवी के इस मंदिर के पास में सरस्वती लोक बन जाएगा तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक बड़ा कॉरिडोर होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, और आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म का जो एक बड़ा केंद्र जो है वो भोजशाला और उसके आसपास का इलाका बन जाएगा, यानी कि धार बन जाएगा। और इससे धार के लोगों को ही फायदा होगा, और भारतीय संस्कृति की जिसका विस्तार, इसकी जो लोगों तक पहुंच है वो और ज्यादा बढ़ पाएगी। वहां पहुंचने वाले लोगों के सुविधाओं में विस्तार होगा। तो इसलिए ये मांग की जा रही है, और ये सरकारों का काम भी है, सरकार कर भी रही है ताकि लोगों को सुविधाएं हो, लोग ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जब पहुंचे तो उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा जो पुरातत्व चीजें हैं वो वैसी की वैसी बनी रहे, ये भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा, चाहे वो उज्जैन में महाकाल लोक बना हो, चाहे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया हो, ये सब बड़े उदाहरण देश में रहे हैं, और इन्हीं उदाहरणों को देखते हुए धार के लोगों की ये मांग जो है वो बड़ी है। जी, और बिल्कुल साफ तौर पर कैसे विरासत को संजो कर हम इस आध्यात्मिक स्थल के तौर पर इसका विकास करेंगे, ये आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं आग के पौधे से जुड़ी हुई। खरपतवार माने जाने वाले आग के पौधे अब किसानों के सशक्तिकरण का माध्यम बन रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तर भारत वस्त्र मंत्रालय अनुसंधान संघ और रुमा देवी फाउंडेशन के सहयोग से आग के जो रेशे हैं उनसे बैग, जैकेट्स, मफलर्स, स्वेटर्स, शॉल, अन्य गर्म कपड़े अब तैयार किए जाएंगे। वहीं ये उत्पाद बर्फीले क्षेत्र में तैनात जवानों की सर्दी से बचाव में भी कारगर साबित होंगे। देखिए रिपोर्ट। आग के पौधे को आमतौर पर लोग खरपतवार काट देते अथवा उखाड़कर फेंक देते थे। सरहदी बाड़मेर जिले में वही आग का पौधा अब किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आमदनी का नया जरिया बन गया है। उत्तर भारत वस्त्र मंत्रालय अनुसंधान संघ और रुमा देवी फाउंडेशन की तरफ से एक अनोखी और सराहनीय पहल की गई है। अब आग किसान परिवारों और ग्रामीण महिलाओं के लिए एक स्थायी रोजगार का जरिया बन गया है। आग का पौधा प्राकृतिक रेशा का स्रोत है। इस रेशे से ठंड से बचने के लिए खास कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। ये कपड़े -50 की डिग्री के कड़ाके की ठंड में भी शरीर को गर्म रखेगी। खासकर बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों की सुरक्षा में ढाल बनेंगे।
ये जो फाइबर है ना, ये बहुत ही लाइट वेट और वार्म होता है। इससे जो कपड़ा बनता है, क्योंकि बर्फीले इलाकों में जहाँ पे हमारे फौजी भाई ड्यूटी करते हैं, उनके लिए खास तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ज़्यादा वजन उठाना नहीं पड़ता है। उनके ब्लैंकेट भी इससे बन जाते हैं, जैकेट बन जाते हैं, सॉक्स बनते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो फाइबर है ये यूज आता है। आग को धूप में सुखाने के बाद उससे रेशा निकाला जाता है। यह रेशा हल्का, मुलायम और गर्माहट बनाए रखने वाला माना जाता है। डॉक्टर रूमा देवी फाउंडेशन इस आग पाड़िये को 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही हैं। इस पहल के तहत पहले चरण में करीब 200 टन आग के पाड़िये खरीदे गए हैं, जबकि आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 500 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अब किसानों के लिए खेतों और आसपास उगने वाला आग अतिरिक्त कमाई का साधन बन गया है। किसानों के लिए बहुत बढ़िया आमदनी का जरिया बन रहा है और ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल अदा करेगा। ये लक्ष्य अभी तो शुरू हुआ है। अभी शुरुआत में हमने 200 टन रखा है और फिर 500 टन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको बढ़ाएंगे। पहनने के गर्म कपड़े बनेंगे, रजाइयाँ बनेंगी, बहुत सारे बनेंगे जहाँ पे, और क्योंकि बहुत गर्म है और लाइट वेट है तो इसकी बहुत डिमांड है। राजस्थान की मरुधरा में उगने वाले आग के पौधे अब केवल रेगिस्तानी वनस्पति नहीं रहे, बल्कि ग्रामीण रोजगार और सस्टेनेबल फैशन की नई क्रांति का आधार बन रहे हैं। ये पहल न केवल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगी, बल्कि क्रूरता मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल फैशन को वैश्विक मंच पर प्रचलित करेगी। और ये आग का पौधा कितने काम का है आइए आपको बताते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये बिना पानी के अपने आप उगने वाला एक औषधीय पौधा है और इसका जो रेशा है जिसका जिक्र किया जा रहा था, ये उच्च गुणवत्ता वाला रेशा है और इस रेशे से बने हुए कपड़े अत्यंत मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं वेट में और शरीर को गर्म रखने में सक्षम और समर्थ होते हैं। इसी पर बात करने के लिए लक्ष्य आर्य इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ जयपुर से। लक्ष्य, जब हम खरपतवार की बात कर रहे हैं, कैसे ये रोजगार के क्षेत्र में एक क्रांति का अधिसूचक बनकर आया है? बिल्कुल इस प्रकार कहा जाता है कि वेस्ट से बेस्ट, जिसको आज तक वेस्ट माना गया, खरपतवार माना गया, वही आग का पौधा अब किस प्रकार से वोकल फॉर लोकल का प्रतीक बनता नजर आएगा पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर में, उसका एक बड़ा उदाहरण जिस प्रकार से अब आग के पौधे से रेशे निकाले जाएंगे और उनसे कपड़े बनाए जाएंगे। तो ये कपड़े न केवल आम कपड़े हैं आंचल, बल्कि जिस प्रकार से सियाचिन से लेकर -30-40 डिग्री में भी हमारे जवान जब देश की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं तो उनकी रक्षा करने में भी ये कारगर साबित होंगे। जब वस्त्र मंत्रालय और उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा था, लगातार 5 सालों से इस पे काम चल रहा था, वहीं बीते सालों में इस पे और अधिक अनुसंधान किया गया और अब फिलहाल इसको जमीनी स्तर पे इसको फिनिश गुड के रूप में देखा जा रहा है, इसको लाए जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। आग के पौधे से जो कपड़े बनाए जाएंगे, ना केवल कपड़े बल्कि जैकेट से लेकर ग्लव से लेकर टेंट, क्योंकि प्राय रूप से देखा गया है आंचल की जो मिलिट्री क्लोथिंग या मिलिट्री मटेरियल्स होते हैं, जो सेना की चीजें होती हैं, उनमें नायलॉन से लेकर पॉलिस्टर और ऐसे फाइबर का होता है जो सिंथेटिक होता है, परंतु आग का पौधा और इससे निकलने वाले रेशे जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक हैं और ना केवल प्राकृतिक हैं बल्कि सशक्तिकरण, जो ग्रामीण सशक्तिकरण है उसके भी प्रतीक हैं। तो जो जैसलमेर से महिला सशक्तिकरण से लेकर ग्रामीण सशक्तिकरण की जो उत्पाद हैं वो अब जब सैनिकों द्वारा पहने जाएंगे तो ना केवल देश में वोकल फॉर लोकल का संदेश बढ़ेगा, बल्कि किस प्रकार से लगातार जो देश में नए उत्पाद विकसित करने की बात की जा रही है, नए उद्योगों को विकसित करने की बात की जा रही है, उसमें भी एक मील का पत्थर है। जैसलमेर, बाड़मेर जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, जहां पे इतने व्यवसाय, इतने उद्योग की संभावनाएं नहीं है, जहां पे टूरिज्म यानी पर्यटन की संभावना अधिक देखी जाती है, वहां पे लगातार प्रयास जब ऐसे किए जा रहे हैं जहां पे लघु उद्योग को बढ़ावा मिले, तो उसमें ये आग का पौधा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सबसे बड़ी बात है कि आग के पौधे को कलेक्ट करना, इससे रेशे बनाना और फिर इसके कपड़े बनाने में जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में जो महिलाएं हैं उनकी महती भूमिका है। इनको इकट्ठा करने से लेकर इनको उससे रेशे निकालना, उसको प्रोसेस करना और फिर उसी धागों से
कपड़ों की सिलाई करना, इस पूरी प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्र है वहां पे बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और वस्त्र मंत्रालय की जो पहल है कि न केवल लघु उद्योगों को जोड़ा जाए बल्कि हैंडलूम्स और ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए जो दशकों से सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं, अब उनको भी रोजगार के साथ साथ उनको एक सशक्तिकरण का भी उनको माध्यम बनाया जाए। जी, ये जो आर्थिक सशक्तिकरण है महिलाओं का, ये वस्त्र मंत्रालय की ओर से एक स्वागत योग्य कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है वंदे भारत में, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे स्वरूप बदलेगा बिहार का। वक्त एक ब्रेक का। खिसते, तोड़ते, कूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और आइए वंदे भारत में बात करते हैं बिहार से जुड़ी हुई कि किस तरह से बिहार जो कि देश के डिजिटल और AI हब बनने की दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में पटना में 2 दिवसीय बिहार AI समिट 2026 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छात्रों और जो तमाम प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी संख्या में उन्होंने AI समिट में शिरकत की। समिट में बिहार में AI और नेक्स्ट जनरेशन जो डिजिटल इनोवेशन है उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में पहली बार 2 दिवसीय AI समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर टेक्नोलॉजी क्षेत्र के छात्र, डेवलपर्स, स्टार्टअप और पेशेवर ने एक ही मंच पर एकत्रित होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिहार में नई संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में जल्द AI पॉलिसी लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये टेक्नोलॉजी आपका है, AI का है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। और अब तो पुलिसिंग में भी इसकी जरूरत है साहब, कि जो IT से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करें। उनके यहाँ AI का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसको उपयोग करें। AI समिट में शामिल होने पहुंचे छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना था कि पहली बार बिहार में इस तरह के AI समिट का आयोजन हो रहा है, जिससे युवाओं को नई तकनीकों को सीखने और समझने का मौका मिला है। साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल और स्टार्टअप की शुरुआत जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विभिन्न कंपनियों ने अपने अपने इनोवेटिव उत्पादों का प्रदर्शन किया। AI के क्षेत्र में क्योंकि ग्लोबली देखेंगे तो AI का इस्तेमाल अब वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है। जो बिहार में जो बदलाव हुआ है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बिहार भी AI के क्षेत्र में मजबूती से अपने कदम को बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में IT हब, डेटा सेंटर और पावर सेक्टर में बड़े निवेश आ रहे हैं। इनके लिए बिजली की बड़ी जरूरत है। ऐसे में राज्य भी 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है और अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य तय किया गया है। उद्देश्य सिंपल सा है कि हम कैसे बिहार को अग्रणी राज्यों में लाएं AI के क्षेत्र में, कैसे हम रोजगार के नए अवसर पैदा करें, कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में AI का सदुपयोग करते हुए ग्रासरूट लेवल पे बदलाव करें। और आप देख भी पा रहे होंगे जनता से, बच्चों से लेकर हर तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बिहार इस चीज़ में लेकर अपने कितना तत्पर है। तो बेसिकली ये बिहार में रेवेन्यू बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और रोजगार पैदा करने के लिए एक की गई पहल है। बिहार सरकार पहले से राज्य को AI और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी के तहत पटना के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की कवायद की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी साल दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था। इस दौरान भी बिहार में 468 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
जिसमें 250 करोड़ रुपए की लागत से IIT पटना में एक रिसर्च पार्क की स्थापना भी शामिल है। तो भविष्य की तकनीक का सूत्रधार कौन है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो समिट हुआ उसका फोकस किन तमाम क्षेत्रों पर रहा, आइए आपको बताएं। इस बार का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ बिहार में, उसका फोकस शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट गवर्नेंस और स्टार्टअप्स पर रहा। अब यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जो कैसे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा जो तमाम यंगस्टर्स हैं उनको, और इसीलिए राज्य में बड़े निवेश की तैयारी के साथ इसका आयोजन किया गया। और ख़ास तौर पर तकनीकी तौर पर नौकरियों में कैसे दक्षता को आकर्षित करना है, ये भी बहुत बड़ा फोकस पॉइंट रहा इस बार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का, जो कि बिहार में आयोजित किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मधुरेश नारायण इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। मधुरेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बिहार के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरी दुनिया में एआई को लेकर के डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, और एआई का जो इंटरवेंशन है, जो एआई का जो हस्तक्षेप है, वो लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे उद्योग की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या पुलिसिंग की बात करें, एआई का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। फिलहाल अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में एआई का इस्तेमाल ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए भी किया जा रहा है और इसे प्रायोगिक रूप में अभी शुरू किया गया है और बहुत जल्द इसे पूरे पटना के बाद पूरे बिहार में भी लागू किया जा सकेगा। तो हम देख रहे हैं कि एआई आज के डेट में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में बिहार एक तेजी से प्रगति करता हुआ राज्य है और निश्चित रूप से बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2025 है उसको लेकर के सरकार उसको लेकर के बेहद गंभीर है और वर्तमान में जो निवेश एआई को लेकर के इनवाइट किए गए हैं वो इसी के तहत किए गए हैं। लेकिन जब ये एआई समिट बिहार में पटना में आयोजित किया गया तो जो इन्वेस्टर कंपनियां थी उन्होंने अपनी कई समस्याएं बताई, उन्होंने अपने लिए कई सहूलियतों की मांग की और यही कारण है कि सम्राट चौधरी ने जो एआई पॉलिसी है उसकी भी घोषणा की है कि जल्दी जो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मिलकर के बैठेगी सरकार और एआई पॉलिसी डिजाइन करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो बिहार में आकर्षित किया जा सके। सरकार की कोशिश है कि अगले 1 साल में 5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो हर हाल में बिहार में आकर्षित किया जाए, चाहे वो बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति 2025-26 हो उसके जरिए हो या फिर एआई पॉलिसी जिसका निर्माण बहुत जल्द सरकार करने वाली है उसके जरिए। जी मधुरेश, इस आंकड़े की जो आप बात कर रहे हैं, इसे पाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैंड होल्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में कितनी जरूरी है? हाँ देखिए, बिल्कुल बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम हर चीज गवर्नमेंट के हाथों में छोड़े कि गवर्नमेंट के लेवल पर डेवलप किया जाए तो 2-3 परेशानियां आती हैं। एक, वो उस लेवल के रिफाइंड माइंड हमारे पास में नहीं मिल पाते हैं। दूसरा, जो खर्च होता है किसी चीज के R&D में, वो उसका राजस्व का जो बोझ है वो सरकार के ऊपर में पड़ता है, जबकि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब हम जाते हैं तो ये जो खर्च होता है वो डिवाइड हो जाता है और निश्चित रूप से इसका जो फायदा होता है वो आम जनों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। और यही कारण है कि चाहे बात पटना IIT की हो, पटना NIT की हो या फिर अदर जो सीडैक भी पटना में है, तो इन सब के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिहार में उसको लेकर के जो R&D है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। और सीधा एक मसला है कि एआई का फायदा आम लोगों की जिंदगी में कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर के ज्यादा से ज्यादा R&D करना है। और ये टास्क ऑलरेडी जो पटना NIT है और पटना IIT है उसको दिया जा चुका है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पटना में सीडैक संस्थान के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर भी असेंबल किया गया है जो कि अब फुल फंक्शनल है। इसका नाम परम बुद्ध दिया गया है। बिल्कुल। और इसीलिए जी और इसीलिए हम जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बूस्टर डोज के तौर पर साबित होगा इन तमाम क्षेत्रों के उत्थान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बात अब करते हैं नॉर्वे और भारत की, जिसके बीच एक समुद्री तकनीक नवाचार कॉरिडोर बनाने की योजना को जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री के नॉर्वे दौरे के दौरान भारतीय समुद्री तकनीक कंपनी IROV ने भारत और नॉर्वे के बीच एक समर्पित समुद्री तकनीक नवाचार कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। आप देखिए विशेष रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
भारतीय समुद्री तकनीक कंपनी आईरोव ने भारत और नॉर्वे के बीच एक समुद्री तकनीक नवाचार कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह पहल उन्नत समुद्री रोबोटिक्स, महासागर प्रौद्योगिकियों और समुद्री नवाचार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। आईरोव के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख कृष्ण किरण ने इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी फर्म पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान व्यापार प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी और सीईओ बैठक में इस नवाचार कॉरिडोर के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूती मिलेगी और महासागर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई संभावनाओं का विकास होगा। Scandinavian countries have a reputation for being the trendsetters in marine robotics. So any subsea technology, you look at it, starts from there. So IROV as a company, we make products that are similar or can be compared to the products that come out of Scandinavia. So it was a good moment for us to show that we have the technology. आईरोव भारत की सबसे बड़ी समुद्री रोबोटिक्स कंपनी है जो पहले से ही कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में सक्रिय है। इस कदम से भारत को वैश्विक समुद्री तकनीक क्षेत्र में वैश्विक पटल पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत और नॉर्वे के बीच प्रौद्योगिकी और व्यापारिक साझेदारी को नया आयाम देगी और समुद्री क्षेत्र में नवाचार की गति को तेज करेगी। इस प्रकार की पहल न केवल भारत के समुद्री विज्ञान और तकनीक के विकास में मदद करेगी, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को भी सुदृढ़ करेगी।